हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज मैं नए स्टाइल में आपके सिलेबस को अरेंज करके लाई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। इसमें मैंने जो हमारे सिलेबस में वर्क हैं वो सारे ही वर्क्स, वो प्रोज, फिक्शन, नॉवेल, पोएट्री, ड्रामा, किसी भी सेक्शन का हो, उसमें से जो भी वर्क है सबसे पहले जो पब्लिश हुआ उस क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया है सिलेबस को। और इसमें वर्क का नाम और राइटर का नाम उस अकॉर्डिंग दिया है जिस अकॉर्डिंग उस जो वर्क दिया है हमारे सिलेबस वो सबसे पहले पब्लिश हुआ। तो वर्क की क्रोनोलॉजी है, ये ध्यान रखिएगा। और इससे आपको कब पब्लिश हुआ है कोई वर्क बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आई एम श्योर। और वो किस जेनर पे है वो आप पढ़ते पढ़ते जान ही गए होंगे। को पोएट्री है, फिक्शन है, नॉवेल है, ड्रामा है, क्या है, आपको सिलेबस तो याद हो ही गया होगा। बस यहाँ आपका टारगेट है डेट को याद करना, पब्लिशिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राइटर हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का हमारा वर्क होगा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कि 1598 में लिखा गया और 1598 में पब्लिश हुआ। यानी हमारे पूरे सिलेबस में ये एक ऐसा वर्क है जो सबसे पहले आया। इसकी जो थीम है वो हमारी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, सोशल सटायर, समाज पे सटायर किया है बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन, जिनका ऑफ स्टडीज़ एंड ऑफ ट्रुथ हमारे सिलेबस में है। ऑफ स्टडीज़ 1597 में लिखा गया और 1597 का इनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऐसे का आया था 10 बुक्स के साथ, वो उसमें पब्लिश हुआ और इसको 1625 में भी रिवाइज किया गया। इसकी बेसिक थीम क्या है? वैल्यू ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने सिलेबस को अरेंज किया है, तो उसमें आपको लगभग चीज़ें तो सेम मिलेंगी, बस लिखने का तरीका चेंज है। तो आपको जो पसंद आए आप उसको देख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसको नोट करें, अपने हाथ से लिखा हुआ आपको ईजिली रिकॉल हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे क्रिस्टोफर ऑफ ट्रूथ है हमारे बेकन का, जो 1601 में लिखा गया और 1625 में ये पब्लिश हुआ था। ट्रूथ वर्सेस फॉल्सहुड इसकी थीम है। नेक्स्ट राइटर है मार्लो, हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रोमिनेंट है तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598 में आया था, 1596 से 1599 के बीच में लिखा गया और यह 1600 में शायद फुल क्वार्टो वर्जन में पब्लिश हुआ था या फिर इसको परफॉर्म किया गया। जस्टिस वर्सेस मर्सी इसकी थीम है। इसमें पोर्सिया की स्पीच बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मर्सी नाम की पोएम भी आपके सिलेबस में चलती है, शायद हाई स्कूल इंटर जो भी है ना। शेक्सपियर की सोनेट नंबर 29 हमारे सिलेबस में दिया गया है, शायद व्हेन इन डिस्ग्रेस करके है, और डिसअपियर हेल्डेड बाय लव। तो इस सोनेट में दिखाया गया है कि कैसे शेक्सपियर जो है अपनी लाइफ से और उस समय से थोड़ा सा परेशान होते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को समझाते हैं और कहते हैं लव मैटर करता है, पावर और मनी इतनी मैटर नहीं करती है ना। सो काफ़ी अच्छी पोएम है। और नेक्स्ट इनकी सोनेट है। नेक्स्ट सोनेट है इनकी 138, तो जिसमें लव एंड डिसेप्शन को शो किया गया है। ये दोनों ही पोएम 1609 में पब्लिश हुई थी। इनकी सारी सोनेट 154 सोनेट लिखा इन्होंने, सारी सोनेट जो है 1609 में ही पब्लिश हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन डन। जॉन डन से पहले मैं बात करूँगी विलियम शेक्सपियर के 2 वर्क और हैं, मैकबेथ और एक कौन सा है, शायद मैकबेथ ही बचा है, उसको भी इंक्लूड करना रह गया है। वो आया था 1606 में लिखा गया था, परफॉर्म हुआ था यानी कि पब्लिश हुआ था 1623 के फर्स्ट फोलियो में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जॉन डन। जॉन डन का कैनोनाइजेशन हमारे सिलेबस में है, जो कि लिखा गया है 1609 में, 1609 में, और ये पब्लिश हुआ है 1633 में, 1633। ये मेटाफिजिकल लॉ
पे लिखा गया है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हो जाता है, अगर आपके में क्वेश्चन आएगा या फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि इससे आपके क्वेश्चन बने। मेटाफिजिकल लव पोएम है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट दी गई है, जिसमें जो लिखा गया था 1658 to 1665 के बीच में 7 साल लगे थे मिल्टन को इसको राइट करने में, और ये पब्लिश हुआ था 1667 में, और 2 साल का स्ट्रगल इन्होंने पब्लिश कराने में लगाया। कोई पब्लिश करने को नहीं रेडी था, ठीक है। और आज ये नंबर 1 एपिक है। नेक्स्ट है इसकी थीम क्या है, फॉल ऑफ मैन। हमारा जो भी थीम पूछी जाएगी फॉल ऑफ मैन है। नेक्स्ट है इन्हीं का वर्क है, जॉन मिल्टन का ही, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये लिखा गया था 1652 में, जब ये ब्लाइंड हो गए थे और परेशान हो गए थे कि अब ये गॉड की सेवा कैसे करेंगे, उनके लिए कैसे लिखेंगे। और 1673 में ये पोएम पब्लिश हुई थी पोएम के कलेक्शन में। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे इन्होंने अपना जो टैलेंट है वो वेस्ट कर दिया, अभी तक कुछ भी लिखा नहीं, प्रोज ट्रैक्ट लिखते थे, है ना, पोएट्री कहाँ ज़्यादा लिखी इन्होंने। और फिर जब इनको रियलाइज़ हुआ, आइज़ जब इनकी आंखें जब चली गई, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका पोएट्री लिखने का टैलेंट तो रखा रह जाएगा अगर इन्होंने मेहनत नहीं करी। नेक्स्ट है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने लिखा है ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव लिखा है 1677 में, और ये पब्लिश हुआ है 1678 में। यह एक न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी है ना, और ये बहुत अच्छा और बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी का। चलिए नेक्स्ट है रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब। द स्पेक्टेटर क्लब, आई थिंक, हाँ, ये एक ऐसे है, ये एक ऐसे है। कब आया था, 1712 में आया था। देखेंगे 1678 के बाद 1712 में आपका द स्पेक्टेटर क्लब रिचर्ड स्टील का आया, जो कि एक सोशल सटायर है। 1712 में ही इन्हीं के फ्रेंड जोसेफ एडिशन का सर रोजर एट होम एक ऐसे है, वो भी कब आया है, 1712 में आया है। और कंट्री मैनर्स को दिखाया गया, कैसे सर रोजर उनके घर जाते हैं और कितने मैनर्ड हैं, कितना केयरिंग है, और जितने भी सर्वेंट्स हैं वो सब कितनी केयर करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई, और वो जहाँ गए हैं उस एरिया में, उस गांव या उस कंट्री के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपके अलेक्जेंडर पोप, जिनका रेप ऑफ द लॉक का कैंटो फर्स्ट आपके सिलेबस में है। ये लिखा गया है 1711 में, और ये पब्लिश हुआ है 1712 में, 1712 में, और रिवाइज किया है 1714 में। 1712 में 2 कैंटो के साथ पब्लिश हुआ था, 1714 में 5 कैंटो के साथ ये पब्लिश हुआ है। सॉरी, 2 कैंटो या 3 कैंटो के साथ पब्लिश हुआ है, आई एम नॉट श्योर, प्लीज़ चेक। एंड नेक्स्ट ये क्या है, मॉक एपिक सटायर है। नेक्स्ट है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे की एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये एक एलेजी है, और ये आई है, लिखी गई है 1742 to 1750 में, और ये पब्लिश हुई है 1751 में, है ना। और इसमें डेथ कॉमन ह्यूमैनिटी को शो किया गया है। इसमें बहुत सारे जो भी ये कहाँ पे कब्र जहाँ बनी होती वहाँ पे बैठे हैं चर्च यार्ड में, और वहाँ पे कॉमन पीपल के ऊपर ये लिखते हैं एलेजी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रू लिखा है। ये लिखा है 1741 में, 1741 to 42 के बीच में, और ये पब्लिश हुआ है 1742 में। ये एक पिकारेस्क्यू नॉवेल है। जोसेफ एंड्रू पिकारेस्क्यू नॉवेल है, और जोसेफ एंड्रू हेनरी फील्डिंग का इन्होंने इनका जोसेफ एंड्रू जो है पामेला के अगेंस्ट या दिखाया गया है, या फिर उसी की पैरोडी कहेंगे या सिक्वल कहेंगे। जैसे
पामेला एक वर्चुअस लेडी थी, उसी तरह जोसेफ एंड्रू एक वर्चुअस मैन की स्टोरी दिखाई गई है। और नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबी आपके सिलेबस में है, जो कि 1798 में लिखी गई और 1798 में ही लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी। लिरिकल बैलेड के साथ ही 1798 में रोमांटिक एज की स्टार्टिंग होती है विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। और इस पोयम में नेचर एंड मेमोरी को दिखाया गया है, यानी कि नेचर की ब्यूटी को दिखाया गया है और स्टेज उनकी लाइफ कैसे कैसे बदलती है, तो उनकी थॉट्स प्रोसेस भी चेंज होते हैं। और मेमोरी को भी शो किया गया है कि इन्होंने 2 बार विज़िट किया, 1793 में विज़िट किया था टिंटन एबी में और 98 में। तो 1793 की यादों को भी इसमें कलेक्ट किया है कि तब की उनकी सोच क्या थी और अब उनकी सोच कैसे बदल गई है। इनका नेक्स्ट वर्क है आपके उस सिलेबस में, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये 1802 में लिखा गया और 1807 में ये पब्लिश हुआ है। मेटलिज्म और नेचर, मेटलिज्म वर्सेस नेचर को दिखाया गया है, कैसे समाज मेटलिस्टिक लाइफ में फंसता जा रहा है और नेचर से दूर होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन का वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। प्राइड एंड प्रेजुडाइस ये 1796 टू 1813 के बीच में लिखा गया और 1813 में ये पब्लिश हुआ है। मैरिज एंड क्लास को इसमें दिखाया गया है, कई सारी मैरिज इसमें होती हैं प्राइड एंड प्रेजुडाइस में। और इसका जो फर्स्ट टाइटल या पहली बारी था, तो इन्होंने इसका नाम रखा था फर्स्ट इम्प्रेशन। और जब ये 1813 में पब्लिश होने की बात आई तो इसका नाम बदल दिया गया, क्योंकि ये फर्स्ट इम्प्रेशन नाम से इनका ये नॉवेल, आई थिंक नॉवेल है, ये चला नहीं था, सक्सेस नहीं हुआ था। नेक्स्ट है पीबी शैली। पीबी शैली का वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड। ये एक पोयम है और ये 1819 में लिखी गई और 1820 में पब्लिश हुई। रेवोल्यूशन एंड रीजनरेशन को दिखाया गया है। ओड टू द वेस्ट विंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पोयम है, क्वेश्चन आंसर आने के चांस हैं। टू अ स्काई लार्क भी पीबी शैली का वर्क है, 1820 में लिखा गया, 1820 में ही पब्लिश हुआ। ये भी काफ़ी अच्छी पोयम है और इससे भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, है ना। आइडियल जॉय को दिखाया गया है। और फिर आते हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न 1819 में लिखा गया और 1820 में पब्लिश हुआ। और जॉन कीट्स का ही लव विल टेम सेंस मर्सी 1819 में लिखा गया, 1820 में पब्लिश हुआ। तो 1 2 3 4 4 ऐसे वर्क हैं जो आपके 1820 में पब्लिश होते हैं। कौन से? ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काई लार्क बाई पीबी शैली, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न एंड लव विल टेम सेंस मर्सी बाई जॉन कीट्स। ठीक है, नेक्स्ट हैं आपके चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन 1822 में लिखा गया और ये 1822 में लंदन मैगजीन में रैंडमली पब्लिश हुआ था और एसे ऑन इलिया में आया है, 1823 में पब्लिश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन का वर्क है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, 1835 में लिखा गया जब इनके फ्रेंड की डेथ हो जाती है और 1842 में पब्लिश हुआ। ये पर्सनल ग्रीफ को इसमें शो किया गया, आई थिंक हेनरी हेलम की जब डेथ होती है। रॉबर्ट ब्राउनिंग नेक्स्ट राइटर हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है माई लास्ट डचेस। क्योंकि हमने सिलेबस को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखा है तो हम इसमें जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं ताकि वीडियो लेंदी ना हो और आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो सिर्फ कौन सा वर्क किस डेट को पब्लिश हुआ है, किस ईयर पब्लिश हुआ है और किस राइटर का है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए सीरियल से, भूले ना आप, उसके लिए सीरीज़ बनाई गई है। ठीक है, तो 1842 में रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस पब्लिश हुआ है। पावर एंड टायरनी को दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपके मैथ्यू आर्नोल्ड मेमोरियल वर्सेस, 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ पे लिखा गया और 1850 में ही पब्लिश हुआ है। एलेजी ऑन वर्ड्सवर्थ, इसमें बायरन और गोथे को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है,
चार्ल्स डिकेंस नेक्स्ट राइटर है हमारे, इन्होंने लिखा है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। 1860 से 1861 के बीच में लिखा गया। 1861 में यह पब्लिश हुआ। मॉरल ग्रोथ जो है इसका थीम है, ठीक है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग का प्रोस्पाइस 1861 में 1861 में लिखा गया। 1864 में पब्लिश हुआ है। 1864 में करेज बिफोर डेथ को दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपके मैथ्यू अर्नॉड का डावर बीच, ये आपका मेमोरियल वर्सेस, ये आपका डावर बीच, ये सीरियल, ओह सॉरी ये सीरियल कैसे बदल गया। चलिए डावर बीच आया है आपका अच्छा सही है, ओके लिखा गया है 1851 में और 1867 में पब्लिश हुआ। क्योंकि ये सीरियल से है इसलिए यहाँ पे मेमोरियल वर्सेस और डावर बीच के बीच में गैप आ गया है। 1867 में 1867 में पब्लिश हुआ है, ठीक। और लॉस ऑफ फेथ को इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है व्हाट विटमैन, इन्होंने लिखा है ओ कैप्टन माय कैप्टन। 1865 में लिखा गया और 1865 में पब्लिश हुआ। एलिजी ऑन लिंकन अब्राहम लिंकन के ऊपर इन्होंने लिखा है। उनकी कैसे डेथ हो जाती है या असैसिनेशन होता है आई थिंक, तो ये लिखते हैं। और 1865 में तो पब्लिश होती है, ये 1867 में पब्लिश होती है। इनका कौन सा फेमस लिप्स ऑफ क्रास करके था, उसके 4th एडिशन में ये पब्लिश होता है 67 में, है ना। 67 में भी पब्लिश होता है एलिजी ऑन लिंकन। नेक्स्ट है थॉमस हार्डी का वर्क है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज लिखा गया है 1884 टू 1886 के बीच में और 1886 को ये पब्लिश हुआ, है ना। फेट एंड ट्रेजेडी को दिखाया गया है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, है ना। आप ध्यान देंगे हार्डी जो है फेट के ऊपर, भाग्य के ऊपर ज़्यादा लिखते थे कि जो भी कैरेक्टर के साथ होता है वो भाग्य की वजह से होता है, उसकी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो वैसा डिसीजंस ले लेता है ना। तो इसमें भाग्य और ट्रेजेडी को दिखाया गया है हेंचर्ड की। नेक्स्ट है एमिली डिकिंसन, ये एक आपका नॉवेल है, ये आपकी पोयम है, ये भी आपकी पोयम है, ये भी आपकी पोयम है, सॉरी। प्रोस्पाइस ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपका नॉवेल है, मेमोरियल वर्सेस आपकी पोयम है। एमिली डिकिंसन बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये भी आपकी पोयम है, लिखी गई है 1863 में और 1890 में पब्लिश हुई है इनकी डेथ के बाद, है ना। पॉस्थुमस डेथ एज जर्नी को दिखाया है एमिली डिकिंसन ने, काफ़ी अच्छी पोयम है ना। नेक्स्ट है GB शॉ आर्म्स एंड द मैन, इन्होंने लिखा है और 1894 में लिखा गया। फर्स्ट परफॉर्म किया गया है 1894 में और ये पब्लिश हुआ है 1898 में। एंटी रोमांटिक वॉर, मैं जल्दबाजी में गलत ना बोल जाऊँ, ध्यान रखिएगा, आप देखते चलिएगा, जो लिखा है उस पर फोकस ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है ओ हेनरी का द लास्ट लीफ, काफ़ी मोटिवेशनल बहुत अच्छा वर्क है और 1905 में लिखा गया, 1907 में इसको पब्लिश किया गया। सेक्रीफाइस एंड होप, इसमें सेक्रीफाइस दिखाया गया है, बरहम करके नाम था। वो एक लास्ट लीफ एक पेंटिंग बनाता है जिसके कारण वो बारिश में भीग जाता है और उसकी बाद में निमोनिया से डेथ हो जाती है, जबकि वो जॉन्सी के लिए पेंटिंग बनाता है। जॉन्सी बीमार होती है, वो रिकवर हो जाती है निमोनिया की ही बीमारी से, ठीक। नेक्स्ट है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर बी है, याद रखिएगा। गीतांजलि लिखा है, गीतांजलि जो है 1910 में 1910 में लिखी गई। बंगाली में पब्लिश हुई है 1910 में और 1912 में इंग्लिश में पब्लिश हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गीतांजलि कब पब्लिश हुई है तो अब
1910 बताएंगे। और अगर पूछा जाता है कि गीतांजलि इंग्लिश में कब पब्लिश हुई, तब आप 1912 बताएंगे। डिवोशन एंड मिस्टिसिज्म को दिखाया गया है। नेक्स्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है बर्चेस लिखा है, आपके सिलेबस में बर्चेस दिया गया है। इसका ओरिजिनल टाइटल स्विंगिंग बर्चेस है ना। 1915 to 16 के बीच में लिखा गया है। 1916 को ये पब्लिश हुआ है। एस्केप हुआ इमेजिनेशन। ये कैसे बर्चेस को देख रहे हैं पेड़ों को, और इमेजिन कर रहे हैं कि इन पेड़ों के साथ क्या हुआ होगा जो ये झुक गए हैं, झुके हुए होते हैं ये पेड़। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर का ही फ्रूट गैदरिंग। 1913 से 16 के बीच में लिखा गया, 1916 में पब्लिश हुआ है। और इसी में जो है टैगोर का टैगोर के दो वर्क 11th और 12th नंबर पोएम को इंक्लूड किया गया है ना। स्पिरिचुअल रिटर्न फ्रूट गैदरिंग में दिखाया गया है। नेक्स्ट राइटर हैं आपके टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड 1921 में लिखा गया, 1922 में पब्लिश हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। मॉडर्न फ्रेगमेंटेशन को शो किया गया है। आप इसके बारे में ज़रूर बेसिक डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आई थिंक, हाँ, जिसको हम शॉर्ट में BGFDW बोलते हैं। BGFDW। बरियल ऑफ डेथ, गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड, ऐसा करके हैं 5 पार्ट्स के नाम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नेक्स्ट वर्क है आपका स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। 1922 में लिखा गया है, 1923 में पब्लिश हुआ है ना। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही एक और वर्क है, कहाँ गया, हाँ यही तो है, बर्चेस। हाँ बर्चेस है, और आपका ये स्टॉपिंग बाय वुड्स है। और ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर को इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट वर्क है आपका वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉलोवे। मिसेस डॉलोवे पब्लिश हुआ है 1925 में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को दिखाया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से आपके पेपर में एग्ज़ाम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा लिटरेरी टर्म्स पे भी रहेगा, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। हम उसी को इन शॉर्ट में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसको कवर करेंगे, और उसके MCQs भी देखेंगे, और हम बहुत ही जल्द इससे रिलेटेड भी MCQs सॉल्व करेंगे, हमारे सिलेबस के जो बेसिक चीज़ें हैं। MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, इनका वर्क है, जो कि 1925 to 29 के बीच में लिखा गया है, और 1927 में बुक के फॉर्मेट में ये पब्लिश हुआ है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, और सच्चाई को भी बताया है। ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है RK नारायण। RK नारायण का नॉवेल है द बैचलर ऑफ आर्ट, में भी नॉवेल ही है, हाँ देख लीजिएगा। 1936 to 37 में लिखा गया है, 1937 में पब्लिश हुआ है। यूथ एंड एजुकेशन को दिखाया गया है RK नारायण के इस वर्क में। राजा राव का कांथापुरा है, ये ओरिजिनल स्टोरी पर बेस्ड है। 1937 to 38 के बीच में लिखा गया, और 1938 में पब्लिश हुआ है। गांधीयन मूवमेंट के बारे में बताया गया है ना। कैसे कांथापुरा में मूर्ति गांधी जी के विचारों से प्रेरित होके गांव को आगे बढ़ाने और इस मोमेंट में पार्टिसिपेट करता है, और बाद में उसके साथ बहुत सारी ट्रेजेडी, बहुत सारी चीज़ें, बुरी घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से वो लास्ट में क्या करता है, गांधी की विचारधारा को छोड़ के नेहरू की विचारधारा को अपना लेता है। नेक्स्ट है जॉन स्टेनबेक। जॉन स्टेनबेक का द ग्रैप्स ऑफ रैथ इनका वर्क है।
1938 to 1939 के बीच में लिखा गया और 1939 को पब्लिश हुआ है। माइग्रेशन एंड इनजस्टिस को शो किया गया है। नेक्स्ट वर्क है आपके नेक्स्ट वर्क है W.H. ऑडेन इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स लिखा है इन्होंने। 1939 को पब्लिश हुआ है और लिखा गया है। 1939 को लिखा गया है, 1940 को पब्लिश किया गया है। पोएट का रोल दिखाया गया है इसमें। जॉर्ज ऑरवेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल है आपका, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 1943 to 45 के बीच में लिखा गया। 1945 को पॉलिटिकल एलेगरी के रूप में पब्लिश हुआ। इसके जो पीछे की थीम या वहाँ की सिचुएशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन, उस पर भी एक बार आप नज़र ज़रूर डालिएगा। हालांकि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी तो आपको इससे रिलेटेड सारी बातें डिस्क्राइब करूंगी। नेक्स्ट वर्क है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1942 to 46 के बीच में। 1946 में इंडियन हिस्ट्री इसकी थीम है। 46 में ये पब्लिश हुआ। नेक्स्ट वर्क है आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स 1946 to 47 के बीच में लिखा गया है और 1947 में पब्लिश हुआ है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी जो है बेसिक थीम है। नेक्स्ट है द अर्नेस्ट हेमिंगवे का द वर्क द ओल्ड मैन एंड द सी वर्क है। 1951 में लिखा गया और 1952 में पब्लिश हुआ। 4 बज रहे हैं रात के, मुझे नींद आ रही है। चलिए मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, बस थोड़ा सा और बचा है। डिग्निटी इन स्ट्रगल की थीम को दिखाया गया है। विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ फ्लाइज 1953 to 54 के बीच में लिखा गया। 1954 में पब्लिश हुआ है। इनेट ह्यूमन इविल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में कैसे दिखाया गया है कि कैसे बच्चे कुछ टाइम में अपने इनोसेंस को छोड़ के उसको खो देते हैं और एनिमल बन जाते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं, है ना। तो साइकोलॉजी को दिखाया गया है, ह्यूमन साइकोलॉजी को। फिलिप लार्किन ने लिखा है वॉन्ट्स अर्ली 1950 में लिखा गया है। 1955 में पब्लिश हुआ है। डिज़ायर एंड सिंप्लिसिटी इसकी बेसिक थीम है। नेक्स्ट है चिनुआ एचबी का थिंग्स फॉल अपार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इसकी स्टोरी भी अच्छी है। 1957 to 58 के बीच में लिखा गया है। 1958 में पब्लिश हुआ है। कॉलोनियल डिसरप्शन इसकी जो है वो बेसिक थीम है। नेक्स्ट है डेरेक वॉलकॉट ने लिखा है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, लिखा गया है 1962 टू और 1962 में ही पब्लिश हुआ है। कॉलोनियल आइडेंटिटी को दिखाया गया है फार फ्रॉम द अफ्रीका। इसमें वॉलकॉट जो होते हैं वो दिखाते हैं ये दोनों साइड से हैं ना, अफ्रीका और ब्रिटेन, इनके मम्मी पापा दो अलग अलग थे। नज़ीम इस्कल ने लिखा है फिलॉसफी लिखी गई है अर्ली 1960s में, पब्लिश हुई है 1964 में। आयरनी ऑफ थॉट को दिखाया गया है फिलॉसफी में। नज़ीम इस्कल का ही वर्क है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन अर्ली 16 में लिखा गया है। सॉरी दोस्तों हमको, चलिए अर्ली 1960 में लिखा गया है। 1965 में पब्लिश हुआ है। सुपरस्टिशन एंड मदरहुड को दिखाया गया है। टेड ह्यूज ने लिखा है क्रो अ लाइट लेट 60s में लिखा गया है।
और 1970 में वायलेंस एंड मिथ को दिखाया गया और 70 में पब्लिश हुआ है, 1970 में, है ना। गिरीश कर्नाड का है वदना है 1970 1970 से 71 के बीच में लिखा गया है। पब्लिश हुआ है 1971 में कन्नड़ भाषा में, 1975 में, 1971 में कन्नड़ भाषा में, 1975 में इंग्लिश भाषा में। आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट को शो किया गया है। नेक्स्ट वर्क है ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन ऑब्ituary लिखते हैं मिड 1970s में और 1971 में। आयरनी और मेमोरी इसकी बेसिक थीम है। 1971 में ये ऑब्ituary पब्लिश हुआ है। ये भी काफ़ी अच्छा वर्क है, इसमें आयरनी की गई है, फनी बातें इंक्लूड की गई, या फिर एक सीरियस चीज़ को भी फन वे में कन्वर्ट कर दिया, है ना। कैसे अपना दुख व्यक्त करते हैं, ज़रा आप इनकी कहानी ज़रूर पढ़िएगा, इनका वर्क ऑब्ituary। कमला मार्कंडे ने लिखा है टू वर्जिन्स अर्ली 1970s में, अर्ली और ये पब्लिश हुआ है 1973 में। रूरल अर्बन कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, ठीक है। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तभी आगे पॉसिबल हो पाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए, गुड बाय, गुड नाइट।